सारे आर्टिकल को याद रखना है, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा सोशलिस्ट है और कौन सा लिबरल है, इस तीनों को याद रखना है। अब देखते हैं कि जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो सारे जो है स्टार्टिंग में नहीं थे, उसमें कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है धीरे धीरे करके बाद में डाले गए। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बाद में डाले गए, कब डाले गए। ठीक है, 42वां संविधान का जो संशोधन हुआ था, 22nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। तो ये भी देखो, इस तरह से भी अभी हम लोग लास्ट में, पॉलिटी के लास्ट में पढ़ेंगे भी कि कौन सा अमेंडमेंट जो है, कौन सा संशोधन किस ईस्वी में हुआ था और उसकी प्रमुख बातें कौन सी हैं। ठीक, तो अभी एक पॉइंट मिला आपको कि 42वां जो है संशोधन कब हुआ था, 1976 में। एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 42वां संशोधन जो हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था, कौन थे इस समय पे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इन पार्ट 4 में ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चर्चा है। तो पार्ट 4 में 42वां संशोधन में जो है 1976 में इंदिरा गांधी के समय में 4 नए जो है उसमें चीजें, आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। पहला है इसमें से, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 को हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा। आर्टिकल 39 में कई सारी बातें हैं, उसमें से कुछ बातें पहले से थी लेकिन एक नया बात ऐड किया गया, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का, है ना, अच्छे से विकास के लिए, हेल्दी विकास के लिए जो है अपॉर्चुनिटी सिक्योर करना है कि हर बच्चे का जो है अच्छे से विकास हो, है ना। तो मतलब कहने का कि जो बच्चे गरीब भी हैं, जिनके पास खाने को भी नहीं है, उनको सरकार मुहैया कराए ये सारी चीजें। तो इसे ऐड किया गया आर्टिकल 39 में। दूसरा जो आर्टिकल जो ऐड किया गया वो था, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कानूनी सहायता, फ्री में मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, प्रोवाइड करना है किसको? टू पुअर्स, जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता जो है प्रोवाइड करना है। ये है आर्टिकल 39A। तो ये जो आर्टिकल है 39A, ये पूरी तरह से एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 1976 में 42वें संविधान को संशोधन करके। तीसरा जो पॉइंट है, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। कौन सा आर्टिकल है ये बताओ, कल की क्लास में देखा था, कौन सा आर्टिकल है ये?
किसी को याद नहीं है? 43 43 43 या 43A? 43 है। एक मिनट। हेलो। 43A। चौथा पॉइंट, 4 आर्टिकल जो 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए, उसमें से 3 हमने देखा, 39, 39A, 43A, और चौथा जो है वो लिखो, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, कॉमा, बताओ कौन सा आर्टिकल है ये? फॉरेस्ट 48 सर। एंड वाइल्ड लाइफ। ये है 48A। 48A। तो कुल मिलाकर के 4 आर्टिकल ऐड किए गए, 3 बिल्कुल नए आर्टिकल ऐड किए गए, आर्टिकल 48A, 33A, 39A, और आर्टिकल 39 में एक नया पॉइंट ऐड किया गया। चलो ये सब याद रहेगा। नितिन कहाँ थे इतने दिन से? सर 2 दिन गैप हो गए। अच्छा, तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। इसी तरह से संविधान में अलग अलग संशोधन हुए, जैसे 42वें संशोधन में कुछ चीजें डाली, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, कि कौन से ये वाला जो है ये आर्टिकल कब ऐड किया गया। क्वेश्चन रहेगा कि आर्टिकल 39A जो है कब ऐड किया गया। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस जो है कब ऐड किया गया, किस संशोधन से ऐड किया गया। या फिर रहेगा कि इनमें से कौन सी चीजें जो है 42वें संशोधन में ऐड की गई। तो हमें ढूंढना है, ये याद रखना है कि कौन कौन सा चीज 42वें संशोधन में ऐड किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पॉलिटी के, जिससे कि क्वेश्चन गारंटी है रहेंगे। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन हैं वो सब में हम लोग सिलेक्टेड आर्टिकल्स को ही पढ़ेंगे, पर फंडामेंटल ड्यूटी तक अभी जो चैप्टर कर रहे हैं, इसका अगला चैप्टर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वहां तक हम लोग एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। लिख लिए निशान? अब अगला संशोधन जो हुआ, 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट कब हुआ? 1978। 1978 में। उन्नीस सौ पचहत्तर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया भारत में, ठीक है, आपातकाल लगा दी गई, जिसकी वजह से सारे सरकार जो है निलंबित हो गए, सारी पार्लियामेंट का काम बंद हो गया, और पूरा पावर जो है, पूरा पावर जो, ऐसे हमारे देश में, किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, पावर जो है 3 अलग अलग खंड में बटा होता है। एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तीनों को जो है इंडिपेंडेंट पावर होता है, हर कोई एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखता है ना, कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे तो नहीं जा रहा है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे तो नहीं जा रहा है। लेकिन जब आपातकाल होती है, जिस समय आपातकाल होती है, संविधान में लिखा हुआ है आपातकाल के समय पे पूरे भारत का जो पावर है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सारा आर्मी, पुलिस, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं, सारे के सारे पावर जो है वो कार्यपालिका यानी कि एक्सिक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। 1975 से लेकर के 1977 का जो आपातकाल भारत में लगाया गया था, है ना, और आपातकाल को माना जाता है डेमोक्रेसी पे धब्बा माना जाता है। अगर वो लोकतंत्र है तो वहां पे जो सरकारें होनी चाहिए वो चुनी हुई सरकार होनी चाहिए,
आपातकाल में सरकारें जो होती है, जो पहले से सरकार है वो कंटिन्यू रह जाती है। तो आपातकाल 1977 में खत्म होने के बाद चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें कि कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। आजादी के बाद 51 में जो सरकार बनी कांग्रेस की, 1951 से लेकर के 1977 तक सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार रही। इसके बाद 77 के इलेक्शन में जो है कांग्रेस पराजित होती है और अदर पार्टी जो है गठबंधन की सरकार बनती है, जनता दल और कई सारे अदर पार्टी लोग मिलाकर के। उस वो जो सरकार बनती है उसमें बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस ने किया, जो पिछले 20-26 सालों में कांग्रेस ने जितने भी मॉडिफिकेशन किए, जितने भी सुधार किए, संविधान संशोधन किया, उसमें से कई सारे चीजों को जो है वापस लेती है। तो 44वां और 42वां संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे संविधान में बदलाव हुए। 42वें संशोधन को बोला जाता है कि ये संविधान को इतना बदल दिया कि एक नया संविधान बन गया समझो। 44वें संशोधन में हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन सी बातें जो है ऐड की गई। दिस अमेंडमेंट सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42 को या 44 को? 42nd 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 1976 में इंदिरा गांधी ने के समय पे हुआ था, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए गए थे। संविधान के लगभग हर पार्ट में कुछ न कुछ बदल दिया गया था। दिस अमेंडमेंट एडेड वन पॉइंट इन आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में एक नया पॉइंट जोड़ दिया गया। कौन सा पॉइंट जोड़ दिया गया? स्टेट will minimize inequality। minimize inequality, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इनइक्वलिटी को कम करना जो है वो कितना जरूरी है। इनइक्वलिटी इन इनकम, जो आय है उसमें जो विभिन्नता है, असमानता है, उसको कम करना। इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस, हमारे समाज में स्टेटस में भी बहुत ज्यादा फर्क है। फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। चौवालीसवें संशोधन में क्या क्या बातें कही गई कि स्टेट जो है कम करेगा किस चीज को? असमानता को कम करेगा, आय में, स्टेटस में, सुविधाओं में और अवसर में। ठीक है, इन सब चीजों में जो असमानता है लोगों के बीच समाज में, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद अगला संशोधन हुआ 86th अमेंडमेंट 2002 में। हम लोग सिर्फ संशोधन देख रहे हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में संशोधन हुए हैं। ठीक है, अलग से भी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि 46वें 44वें संशोधन में क्या क्या बातें, मुख्य बातें संशोधित की गई। It changes the matter of आर्टिकल 45। कोई बताएगा जल्दी से आर्टिकल 45 में क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन कंपल्सरी एजुकेशन बिलो 6 ईयर एज। हम लोग उस समय पे भी डिस्कस किए थे कि पहले क्या था, 6 से 14 साल की एज के लिए था, है ना। इट चेंजेस द मैटर ऑफ आर्टिकल 44 फ्रॉम प्रोवाइडिंग एजुकेशन to
6(2) मत लिखो, प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर 6 to 14 it changes the subject matter of Article 44 from providing education for 6 to 14 years of age to early childhood care up to 6 years of age. क्यों चेंज कर दिया मैटर को? क्यों सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया? क्योंकि ये वाला जो मैटर था जो पहले था, ओरिजिनल संविधान जो हमारा है, कई बार देखो, कई बार ऐसे ओरिजिनल संविधान जब भी लिखा रहे तो मतलब कि वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को साइन किया गया था उसे हम लोग ओरिजिनल संविधान बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी रह सकते हैं कि इनमें से कौन सा चीज है जो ओरिजिनल संविधान में नहीं था, और उसमें 3-4 ऑप्शन रहेंगे। तो हमें देखना है कि वो सारी चीजें कौन सा ऑप्शन है जिसको बाद में ऐड किया गया, है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन सा फीचर है भारतीय संविधान का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो 26 नवंबर 1949 को बना, और उसके बाद ऐसे कोई जो चीज संशोधित करके ऐड किए गए, अगर हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? अर्ली चाइल्डहुड केयर। अगर ये हुआ, कोई अदर संशोधन भी रह सकता है। क्लियर है यहां तक? नाइन्टी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में 97 जो संशोधन हुआ, इस संशोधन में कुछ बातें जो है ऐड की गई। दिस अमेंडमेंट added a new article 43B। बताओ जल्दी से, 43B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, दैट इज द स्टेट shall promote cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना कब ऐड किया गया? 2011 में। चलो, एक हम लोग लास्ट में लिखते हैं रिमार्क इसके बारे में। इसके बारे में पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में रिमार्क लिखते हैं। यद्यपि दो दिस पार्ट, that is part 4 directive principle of state policy is not justiciable। नॉट जस्टिसिएबल का मतलब इसको लेकर के कोर्ट नहीं जाया जा सकता है ना। Though this part is not justiciable, these principles are fundamental in
fundamental in the governance of the country. In the governance of the country. And the state shall apply these principles in making law. ये जो लाइन है ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था जब संवैधानिक सभा में इस पार्ट के बारे में चर्चा हो रही थी कि ऐसे चीजों को संविधान में ऐड करने का क्या मतलब, जिसके बारे में जो जस्टिसेबल ना हो, जिसके जो कोर्ट लेके नहीं जाया जा सकता हो, इसका क्या मतलब ऐड करने का। मतलब तुम एक ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जिसके बारे में तुम जिम्मेवार नहीं हो, तुम प्रॉमिस को अगर फुलफिल नहीं करते हो तो फिर कोई उसका दूसरा इलाज नहीं है, कोई उसका उपाय नहीं है। तो कई लोगों ने विरोध किया कि भाई ऐसे चीजों को ऐड करके क्यों फालतू का जो है बच्चों को परेशान करोगे कि आज से 70 साल बाद बच्चे को ये सब भी याद करो, ये आर्टिकल याद करो, जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। क्यों एग्जामिनर को परेशान करने के लिए आर्टिकल डाल दिए सारा। अंबेडकर ने कहा कि भैया ठीक है, जस्टिसेबल ये नहीं है, लेकिन ये सारे जो नीति है, जो प्रिंसिपल है, वो फंडामेंटल है, मूलभूत है। किस चीज में? गवर्नेंस में। गवर्नेंस में जो है प्रशासन, जो गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही मूलभूत चीजें हैं ना। और स्टेट का ये कर्तव्य होगा कि इन सारे नीतियों को, इन सारे प्रिंसिपल को, कानून जब भी वो कुछ नया कानून बनाए, लॉ बनाए, उसमें इन सारे नीतियों को अप्लाई करे। फिर उससे सवाल पूछा गया अम्बेडकर जी से कि ठीक है अगर अप्लाई करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा तो क्या क्या कर लेगा इंसान, मतलब क्या फायदा अगर वो नहीं किया, स्टेट नहीं किया इन सारे प्रिंसिपल को, तो क्या हो जाएगा। तो अम्बेडकर ने बोला कि कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसमें भले ही इस चीज का फैसला ना हो, लेकिन ये जनता के न्यायालय में फैसला होगा। लोग जो है सरकार को वोट नहीं देंगे जो सरकार इस अनुसार से काम नहीं करेंगे। तो तुम्हारे एग्जाम में देखो कई बार कुछ लाइंस भी आते हैं, है ना, कुछ फेमस लाइन जो किसी के बोले हुए हैं, वो सारे लाइंस भी आते हैं। और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं कभी कभी। तो इन सब जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, इन सबको अपने कॉपी में लिख के रखना और बार बार उसको रिवाइज करना। कई सारे जो भारत के बड़े बड़े लोग रहे हैं, भारत के जो राजनेता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत फेमस इंसान है, उसके बारे में भी उनकी कुछ बातें को कलेक्ट करने की कोशिश करो। भारत के अलावा विदेशों के जो ऐसे हैं, जैसे नेल्सन मंडेला का, कई बार मैंने 1-2 बार तुम्हारे एग्जाम में टेस्ट जो हम लोग लेते हैं उसमें कई बार क्वेश्चन भी आया कि ये स्टेटमेंट किसने बोला। तो कुछ जो बहुत ही फेमस व्यक्ति है ना, कुछ बहुत ही फेमस, जैसे नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला का कोई स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, इनमें से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ये बातें बोली। तो अभी हम लोगों ने ये चीज देखा कि गांधी ने एक बहुत ही फेमस चीज बोली थी, जो भी हम फंडामेंटल ड्यूटी जब हम आगे करेंगे, जो हमारा अगला चीज है, तो गांधी ने कहा था, गांधी का एक स्टेटमेंट था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कभी भी आपको अधिकार मिल गया, अधिकार हमें मिल गया फंडामेंटल राइट से, तो आपके कर्तव्य भी हैं, कई सारे कर्तव्य हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान में एक नया पार्ट, बिल्कुल एक नया खंड को जोड़ा गया, जिसका नाम क्या है? मूलभूत, क्या नाम है जी? मूलभूत कर्तव्य। कर्तव्य। ठीक है, तो मूलभूत कर्तव्य संविधान में क्या, संविधान जो ओरिजिनल संविधान था उसमें मूलभूत कर्तव्य के बारे में चर्चा थी? नहीं थी। नहीं थी। तो कब ऐड किया गया, कब इस खंड को ऐड किया गया? 1976।
1976 वही 42वां संशोधन जो है, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसी संशोधन में इस चीज को भी ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह जैसे स्टेट का कर्तव्य है ये सारी चीज करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? सरकार का कर्तव्य है, जिसके लिए हम सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कोर्ट में, है ना, कानूनी दृष्टिकोण से सरकार उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन मोरली दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से सरकार जिम्मेवार है। उसी तरह से जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 जो है एक तरह से ड्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है कि नहीं करता? ड्यूटी ऑफ स्टेट कि सरकार का देश का क्या काम है, सरकार जो स्टेट है, हमारे स्टेट है, उनका क्या रोल है, उनका क्या कर्तव्य है। उनका कर्तव्य भैया कि तुम 6 साल तक के बच्चों को जो है केयर प्रोवाइड करो, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दो, असमानता को खत्म करो, ये सब उनका कर्तव्य है स्टेट का। उसी तरह से पार्ट 4A जो है वो डिस्कस करता है, पार्ट 4A ये बोलता है ड्यूटी ऑफ सिटीजन के बारे में। ड्यूटी ऑफ सिटीजन कि लोग के रूप में, एज ए नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। क्या गुटखा खा के कहीं पे थूक देना सड़क पे हमारा कर्तव्य है? नहीं, हमारा कर्तव्य अपने जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है। ठीक है, किसी किसी सरकारी बस में गए, ट्रेन में गए, कुछ अच्छा लग रहा है, देखो कितने सारे लोग सरकारी चीज, बसें जला दी जाती हैं, बसें के शीशे फोड़ दिए जाते हैं, ये सब लिखा हुआ है कि आपका कर्तव्य नहीं, आपका कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति जो है वो हर लोगों की संपत्ति है, उसको संरक्षण दिया जाए, उसको बचाया जाए। तो जिस तरीके से पार्ट 4 सरकार की जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य नॉन जस्टिसिएबल है, उसी तरह से हमारा जो कर्तव्य है वो भी नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये दोनों पार्ट क्या है संविधान के? पार्ट 4 एंड पार्ट 4A क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। मतलब कि अगर कोई इंसान अपने कर्तव्य को, कोई नागरिक अगर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो उसके लिए उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, उस पर केस नहीं किया जा सकता, उसका नैतिक कर्तव्य है। ये भी सरकार का जो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसका नैतिक कर्तव्य है। These two parts, 4 and 4A, are non-justiciable. That means state or citizen cannot be held responsible in the court for unfulfillment of these articles. अगर स्टेट या कोई सिटीजन इन आर्टिकल को फॉलो नहीं करता है तो उस पे कोर्ट पे केस उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। पार्ट 4A, पार्ट 4A के बारे में लिखो, फंडामेंटल ड्यूटीज।
कितने आर्टिकल हैं इसमें? ओनली वन आर्टिकल is there in this part. However, there are 11 points in this article. एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A जो है उसी में सारे हमारे लिखे हुए हैं। कौन? फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत कर्तव्य। इसी आर्टिकल के अंतर्गत सारे कर्तव्य लिखे हुए हैं, ABCD करके। तो हम कहेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कितने तरह के फंडामेंटल ड्यूटी हैं हमारे, तो हम क्या बोलेंगे? 11 फंडामेंटल ड्यूटी। कितने आर्टिकल में लिखा हुआ है इस चीज को? सिर्फ एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो कि है 51A। चलो एक एक करके हम लोग 51A में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, दिल से एक्सेप्ट करना। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड respect its ideals रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। आइडियल्स क्या होता है जी? सर आदर्श। आदर्श, हाँ। जो हमारे संवैधानिक आदर्श हैं, तो हमारे आइडियल्स क्या क्या है? क्या है हमारे आदर्श? संविधान को सर फॉलो करें, और जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इस सब की रिस्पेक्ट करें। हाँ, तो ये जो है आइडियल्स हमारे कौन हैं? आइडियल्स हैं नेशनल फ्लैग, कॉमा नेशनल एंथम, और क्या है हमारे आइडियल्स? फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो संविधान के जो अवॉइड मतलब उनको फॉलो करना, उसको दिल से एक्सेप्ट करना, और रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, इसके जो आइडियल्स है, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उन सबको रिस्पेक्ट करना। इसीलिए देखो, राष्ट्रगान जब भी गाया जाता है तो हमें उसके सामने खड़ा होना होता है, क्योंकि ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है ना, उसको आदर करना। और अगर नहीं करने का मन है तो क्या उपाय है उसका? कोई ऑप्शन है? कुछ नहीं नहीं है। है नहीं, सर, है ना ऑप्शन? कंट्रोवर्सी होगी नॉट बस। जस्टिसेबल। पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं तो जाइए, पाकिस्तान जाइए। पाकिस्तान वाले भी यही बोलते होंगे कि अगर आप नहीं कर सकते हमारे झंडा के आगे सैल्यूट, तो आप भारत चले जाइए। वैसे ही पाकिस्तान से लोग भारत आने के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं। दूसरा कर्तव्य लिखो, टू चेरिश एंड
follow noble ideas noble ideas which inspired our freedom struggle. हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल को कुछ आइडियाज थे जो इंस्पायर किए, है ना, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, जो लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने अपने उतने मेहनत किए, उनका क्या विचार था, किस विचार, किस चीज को पाने के लिए जो है हमने पूरा अपने संघर्ष किया, फ्रीडम स्ट्रगल किया, उन आइडिया को आपको फॉलो भी करना है और क्या करना है, चेरिश करना है ना। टू अपहोल्ड and protect the sovereignty comma unity and integrity of India. Unity and integrity of India. ये वाला जो है याद रखना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के एकता और अखंडता का सुरक्षा करना, उसको बनाए रखना, ठीक ना, हमारा एक नागरिक का कर्तव्य है। अगला लिखो, टू डिफेंड द कंट्री to defend the country in the hour of need. इसका मतलब हुआ कि कभी अगर देखो, जो बहुत सारे इस दुनिया में देश जो बहुत छोटे छोटे देश है ना, जैसे कि फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, ये सब काफी छोटे देश हैं। इन देशों के पास, इन देशों की पूरी जनसंख्या बहुत कम है और इन देशों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत संघर्ष किए इतिहास में, तो इन देशों के पास सैनिक बहुत कम होते हैं। इन देशों में हर 3 साल में हर नागरिक को 1 महीने के लिए जो है मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर लड़ाई छिड़ गया, कभी ऐसे युद्ध हो गया और बहुत ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ गई, तो कौन कौन लड़ने जाएगा? हमारे देश में कितना सैनिक है बताओ? 18 लाख। इंडियन मिलिट्री जो है, ठीक है, लगभग चलो मान के चलते हैं 15 लाख के आसपास। अगर ये कम हो जाए तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? रिजर्व पुलिस जाए, ठीक है। रिजर्व पुलिस अगर कम हो गया तो स्टेट पुलिस, अगर ये भी कम हो गया तो एनसीसी का नाम सुने हो? एनसीसी एंड एनएसएस, अगर ये सारे जो है कम होते गए, उसके बाद कौन जाएगा? उसके बाद आता है हम और तुम, सिटीजन्स। यही बातें जो है इसमें लिखी हुई है ना। टू डिफेंड द कंट्री इन द आवर्स ऑफ नीड, जब देश को जरूरत होगा, आपको, आपकी जरूरत होगी, तो आपको युद्ध पे भी भेजा जा सकता है। अलग बात है कि भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वो दिन हमें नहीं आएगा, लेकिन जो छोटे कंट्री है ना, जो छोटे कंट्री जैसे कि इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब की जनसंख्या बहुत कम है। इनके पास 1 लाख या 2 लाख 4 लाख
मान लो 4 लाख जो है इनके पास मिलिट्री है, ये 4 लाख अगर खत्म हो गया, ये 4 लाख से ज्यादा और जरूरत पड़ा, तो उसके बाद इनके पास बहुत कम मिलिट्री, और ऐसे जो है डेवलप कंट्री लोग के पास ऐसे आर्मी वगैरह बहुत कम रहते हैं, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। तो ये देश क्या करेगी, ये देश अपने नागरिकों को बुलाएगी कि भैया आ जाओ और लड़ाई लड़ो। इसीलिए नागरिकों को, जैसे फ्रांस का मुझे पता है कि हर 2 या 3 साल पे 1 मंथ का मिलिट्री ट्रेनिंग हर नागरिक को दिया जाता है जिसकी उम्र 18 से ज्यादा हो, 18 से लेके 60 वर्ष की उम्र के, 18 से 60 या 50 कुछ ऐसे ही है। हर 2 साल पे 1 महीने के लिए जो है मिलिट्री ट्रेनिंग पे भेजा जाता है हर किसी को, चाहे कोई भी जॉब कर रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, वो भी जाएगा 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग पे 1 महीने के लिए। तो ये जो पॉइंट है उसमें यही चीजें लिखी हुई है। 5वां देखते हैं, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, हार्मनी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। कौन प्रमोट, किसके लिए बोला जा रहा है, टू प्रमोट लोगों के लिए, सिर्फ नागरिक का कर्तव्य है कि हार्मनी, मतलब एक दूसरे के बीच में, क्या बोलता है हार्मनी का हिंदी, एक दूसरे के बीच में जो बढ़िया रिलेशन होता है ना, एक दूसरे के बीच में, मतलब गर्मजोशी वाला रिलेशन, अच्छा संबंध है ना, खुशी का संबंध, उस टाइप का हार्मनी और ब्रदरहुड, भाईचारे को प्रमोट करना है, हर नागरिक का ये कर्तव्य है। 6ठा देखते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे कल्चरल हेरिटेज क्या है, क्या है हमारे कल्चरल हेरिटेज, मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स और, लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर। ठीक है, ऐसे जो भी हमारे कल्चरल दृष्टिकोण से है ना, जितने भी पुरानी चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, उन सबको वैल्यू करना और उसे प्रिजर्व करना, उसे संरक्षित करना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। 7वां पॉइंट देखेंगे, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर मतलब अदर जिंदगी, इंसानी जिंदगी के अलावा जो जिंदगी है ना, जैसे छोटे मोटे जानवर की, ऐसे जो जो अलग जिंदगी या वाइल्ड लाइफ है ना, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है उनको। 8वां पॉइंट देखेंगे, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, जो हमारी सोच होनी चाहिए ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग को डेवलप करना है हर नागरिक को। झाड़ फूक और जादू टोना, इन सब तरह की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इन सब तरह की चीजों, इस तरह की सोच नहीं बनानी है। सोच कैसी बनानी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली सोच। अगला पॉइंट करते हैं, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी है उनका
उसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है। 10वें पॉइंट में देखते हैं, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमें कोशिश करनी है, हमें लगन से कोशिश करनी है, किस किस चीज के लिए, एक्सेलेंस के लिए, इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। जो भी काम कर रहे हो उसके लिए हमें एक्सेलेंस की तरफ कोशिश करनी है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे, मतलब ये लोगों को एक डायरेक्शन देता है कि आपको, इंसान जो जो नागरिक है भारत का, उसको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है के, 11वां पॉइंट, जो कि है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन to provide opportunity for children 6 to 14 years for education। इस वाले पॉइंट को अगर हम देखते हैं, ये जो है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने का जो है मूलभूत अधिकार है। मतलब सरकार का भी कर्तव्य है और हर इंसान का भी कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष की आयु तक उसको शिक्षा प्रोवाइड कराएं। चलो एक बार सब लोग इस सारे 11 पॉइंट को रिवाइज करो जल्दी से। चलो कुछ बातें लिखते हैं हम लोग रिमार्क में। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम लोग कुछ रिमार्क्स में लिखते हैं। फर्स्ट चीज, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत। सोवियत। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी the idea of fundamental duty has been taken from the constitution of Soviet, the constitution of सोवियत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रसिया भी कहते हैं। अभी इसका नाम रसिया हो गया। अपार्ट फ्रॉम, अच्छा,
किस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नन ऑफ द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री, मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कौन से लोकतांत्रिक देश हैं, बड़े बड़े बताओ, नाम बताओ। यूएसए, हम्म, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक है, और जापान, जापान, यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली। हाँ यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली, है ना, इवन पाकिस्तान, ऑल्दो डेमोक्रेटिक नहीं है वो, पर मतलब ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, उससे ज्यादा तो सैनिक वहां पे राज करते हैं। पर हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री जितने, नन ऑफ द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी जो है ना, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, किसी के संविधान में जनता के लिए, नागरिकों के लिए कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई है, एक्सेप्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट इंडिया, और दूसरा एक और कौन सा देश है, इंडिया एंड जापान। जापान के संविधान में मित्रों इस बात की चर्चा की गई है कि जापान के नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य है, और जापान के नागरिक उसको दिल से फॉलो भी करते हैं। दिल्ली मेट्रो से कहीं ज्यादा भीड़ जापान मेट्रो में है। हमारे यहाँ पे गेम का जितना क्रेज है उससे कहीं ज्यादा क्रेज जो है अदर अदर गेम्स में, जो खास करके ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उसमें, उसके लिए जापान में है। कभी भी जापानीज लोगों का कर्तव्य है कहीं पे भी गंदगी नहीं फैलाना, वो अपने देश में नहीं फैलाते हैं, और दूसरे के देश में जब जाते हैं तो वहां भी नहीं फैलाते। तो जापान के लोग उसको फॉलो करते हैं, हमारे संविधान में बस है, हम लोग उसको पढ़ते हैं और जापानीज लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटी हमारे सिलेबस में ना होता तो शायद किसी को पता भी नहीं होता। तीसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जान गए, कहां से लिया गया इसका आइडिया, सोवियत से लिया गया, जिसे अभी हम लोग रसिया नाम से जानते हैं। एक बार किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज फंडामेंटल ड्यूटी इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उसका ऑप्शन था इंडिया, जापान, तीसरा, पहला था इंडिया, दूसरा जापान, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ देयर। तो बोथ होगा आंसर। सर सारी कम्युनिस्ट कंट्री रखती हैं क्या फंडामेंटल ड्यूटीज? सारी कम्युनिस्ट कंट्री, मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री रखती हैं, जैसे कि रसिया जो सोवियत था कम्युनिस्ट कंट्री था उस टाइम पे, उसके संविधान में भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड था। चाइना में भी फंडामेंटल ड्यूटी है, और नॉर्थ कोरिया में तो मुझे लगता है कि पूरा संविधान है कि है नहीं है पता नहीं, पर वहां पे तो सिर्फ नागरिकों के कर्तव्य ही है, सिर्फ अधिकार तो है भी नहीं वहां। तो डेमोक्रेट जो कम्युनिस्ट कंट्री है अब तो दुनिया में बहुत कम बचे हैं ना, रसिया भी देखो ऑफिशियली जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। सर वियतनाम और क्यूबा? वियतनाम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री कहाँ है। अच्छा, वियतनाम में मैंने इलेक्शन कहीं होते पढ़ा हैं। नहीं। हाँ, और क्यूबा सर वो भी तो है शायद, या अब नहीं है? देखो लैटिन अमेरिका के जो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ज्यादातर कंट्री जो है ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे बार बार जो है तख्ता पलट होता रहता है ना, कोई लीडर बना, इलेक्शन कराया। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पे कि इलेक्शन, इनफैक्ट चाइना में भी इलेक्शन होता है। चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, पता है तुम्हें। हाँ वहां सर पे भी सुना था। इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी इलेक्शन होते हैं, और मोर देन मल्टी पार्टी सिस्टम बोलता है। उसके पूरे चाइना में 6 पार्टी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा पार्टी जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, लेकिन जीतता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है। सर ऐसा मतलब वहां पर ऐसा क्यों है सर, मतलब वही क्यों जीतते हैं सर? ऐसा क्यों है? मतलब सर उन्हीं को ही वोट देते हैं सब।
उन्हीं को वोट नहीं देते हैं, उन मजबूरी है, नहीं देंगे, देना ही पड़ता है। उसके अलावा कोई दूसरा अगर खड़ा भी होना चाहता है ना तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी से पहले परमिशन लेना होता है। चलो आगे लिखो, फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was added by 42nd Amendment in 1976 on the recommendation of स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी, सरकार ने एक कमेटी बनाई स्वरण सिंह के नेतृत्व में। किस लिए बनाई कमेटी? रेकमेंड करने के लिए कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करना चाहिए कि नहीं। स्वरण सिंह कमेटी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई रहते हैं, अलग अलग कमेटी का नाम रहेगा कि ये कमेटी, वो कमीशन, है ना। तो जो उस कमेटी का चेयरमैन होता है उसके नाम पे जो है कमेटी को जाना जाता है। तो स्वरण सिंह कमेटी जो है, मतलब उसके चेयरमैन जो स्वरण सिंह थे, उनके नेतृत्व में एक समूह बनाया गया सरकार के द्वारा। किस लिए? कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। स्वरण सिंह कमेटी ने बोला कि जोड़ दो, तो सरकार ने क्या किया? जोड़ दिया। कब जोड़ दिया? 1976 में 42वें संविधान के संशोधन के लिए। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, द 11th point of Article 51A was, अच्छा ये क्या है? 11th पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन सिक्स टू 14 ईयर्स अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। यही है ना जी। 11वां पॉइंट क्या था, हम लोग ऊपर पढ़े हैं। बोलो, 11वां पॉइंट में क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो 11वां पॉइंट जो है आर्टिकल 51A का was added in 2002 by 86th amendment। पॉलिटी के लास्ट में हम लोग जो है सारे ऐसे अमेंडमेंट्स का एक लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे और आपको लिस्ट से जो है याद रखना है। अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाता है, कुछ जो प्रमुख अमेंडमेंट है, जैसे 42वां, 44वां, 86वां, 86 वाला जो है ना, 92nd, 93rd, ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं इन सब के बारे में हम लोगों को याद रखना है। चलो यहां तक कुछ पूछना है किसी को? सर ये 51A के जो पॉइंट्स है वो सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं? नहीं, सीक्वेंस वाइज याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पॉइंट्स याद रखना है कि कौन कौन से कितने कितने पॉइंट्स हैं इसमें, कितने पॉइंट्स हैं? 11 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सीक्वेंस वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए बी बस आपको याद रखना है कि टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इस आइडियल, है ना, फॉलो नोबल आइडिया, फ्रीडम स्ट्रगल वाले सबको फॉलो करना है
ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है देश को, जब जरूरत पड़े तो लड़ना है, हार्मोनी ब्रदरहुड कायम करना है। इस तरह से करके जो है ना सिंपल सिंपल पॉइंट्स बना करके 11 उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके 11 पॉइंट को याद रखना है, सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं। चलो धनंजय, गौतम, निशांत, कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। नितिन, पूजा, रवि? सर जो ओरिजिनल संविधान था, नो सर। बोलो निशांत। सर जो ओरिजिनल संविधान था उसमें सर उसमें मौलिक कर्तव्य है? नहीं है ना, पूरा मौलिक कर्तव्य जो है वो ऐड कब किया गया? पूरा मौलिक कर्तव्य को ऐड किया, अच्छा ये हमने लिखाया नहीं क्या? ये लिखा है सर। पूरा मौलिक, अच्छा हाँ ये तो लिखाया ही है ना। पूरा मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। उस समय जो इंडियन कितने कितने पॉइंट्स थे 51A में? 10 पॉइंट्स थे। जो 1976 में ऐड किया गया उसमें 10 पॉइंट्स थे। 11वां पॉइंट ऐड किया गया है 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है निशान? जी सर। चलो ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, कल मिलते हैं फिर। सर 2 बजे मेजरमेंट की क्लास है। हाँ 2 बजे मेजरमेंट की क्लास होगी। चलो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।